कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, ठीक है ना। आज हमको जो डिस्कस करना है वो इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कि जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका जो है कहाँ कहाँ पर मेजर इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। सबसे पहले जो इसका जो इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है, पहला दिखाई पड़ता है सोसाइटी पर इम्पैक्ट, सोसाइटी इम्पैक्ट, ठीक है ना, सोसाइटी इम्पैक्ट। एंड सेकेंड वन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है ना। दूसरा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है ना। जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, सोसाइटी इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो आईसीटी का सोसाइटी में इम्पैक्ट कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आप देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी योजनाएं चलाती हैं दैट कैन बी डायरेक्टली कम्युनिकेटेड थ्रू इंटरनेट टू द रिमोट एरियाज, ठीक है ना। जो भी सरकार अपनी योजनाएं चला रही है वो योजनाएं सीधा सीधा जो रिमोट एरिया में विलेजेज हैं वहां तक सरकार सीधे सीधे पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो पहले गैपिंग आती थी, पर्सन और सरकार के बीच कनेक्टिविटी की गैपिंग आती थी, वो गैपिंग जो है टेक्नोलॉजी ने दूर कर दिया है। जैसे आप देखते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता को एक एक जो योजनाएं होती हैं वो पता होती है। इस तरीके से विथ हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस गवर्नमेंट कैन रीच अप टू द लास्ट विलेजन, ठीक है ना, गांव के लास्ट कोने तक पहुंच पा रही है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि द आईसीटी हैव इम्प्रूव्ड आवर सोसाइटी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सरकार जो है सोसाइटी को सीधा जो है टारगेट कर पा रही है और योजनाओं को लॉन्च कर पा रही है। तो ये सोसाइटी में इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। दूसरा आप देख पाते हैं कि सोशल साइट्स के थ्रू हम अपने जो है सारे फ्रेंड्स को, सारे जो है अपने पहचान के लोगों को हम लोग जो है सोशल साइट्स के माध्यम से हम लोग उनके साथ मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरीके से एक जो एग्जांपल हम लोग करके दिखा सकते हैं कि सोसाइटी में कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है आईसीटी के। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, सिक्योर ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन क्या है, तो कोई भी आप वर्क करते हैं, एनी लॉजिकल वर्क, ठीक है, एनी लॉजिकल वर्क इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अगर कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस पर कोई भी आप लॉजिकल काम करते हैं, ठीक है, कोई भी लॉजिकल टास्क कर रहे हैं, तो दैट लॉजिकल टास्क इज सिंपली अ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इसी लॉजिकल यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको एटीएम से सिर्फ जो है मिनी स्टेटमेंट निकालना है, मिनी स्टेटमेंट इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन। इफ यू आर विथड्राइंग मनी फ्रॉम द एटीएम इट इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के कारण जो मतलब जो है ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन फॉल्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा का ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फेल हो गया और आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ। मान लीजिए कि ऐसे हो कि आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपने विड्रॉ किए, आपके अकाउंट से डिपॉजिट हो गए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो पैसे आपको मिले नहीं। तो क्या होगा कि आपके अकाउंट से तो विड्रॉ हो गया बट यू डिड नॉट रिसीव इट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो जो भी ट्रांजैक्शन है हो रहे हैं, एवरी ट्रांजैक्शन इज सिक्योर्ड, ठीक है ना। तो जो भी हम ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हैं, जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम हमने बनाया है कि दैट इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली सिक्योर, ठीक है ना, कि उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन के कारण डेटा लॉस या इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ease of availability, ease and availability, ease and availability,
ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के कारण जो लाइफ है वो लाइफ बहुत स्मूथ हुई है। किस तरीके से और किस रूप में आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको सपोज आपको मनी विड्रॉ करनी है, देन यू कैन विड्रॉ योर मनी 20/7, ठीक है ना। आप हमेशा थ्रू आउट 24 आवर यू कैन विड्रॉ योर मनी, एंड एटीएम इज लोकेटेड नॉट इन अर्बन एरिया, इट इज आल्सो लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी जो है ये काफी पेनिट्रेट हो चुकी है। पहले सिर्फ यू कैन गेट योर मनी फ्रॉम योर बैंक ओनली, ठीक है ना। आप जो पैसे को निकाल पा रहे थे अपने ब्रांच से निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी, ठीक है ना। तो लेकिन अभी जो है टेक्नोलॉजी के कारण कि आप अपने पैसे को आप किसी भी ब्रांच से किसी भी एटीएम से, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, यू कैन get your money from the bank. That is only possible with the help of technology. तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट डाला हुआ है। दैट इज नॉट पॉसिबल बिफोर 2 decades। 2 decades के पहले अगर आपको पैसे बैंक से निकालने पड़ते थे, दैट वाज ए टीडियस जॉब, दैट वाज ए वेरी टिपिकल जॉब। यू हैव टू कम इन द क्यू and it almost take whole day to get your money back from the bank, ठीक है ना। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के कारण जो ट्रांजैक्शन पूरे दिन में आप कर पाते थे बैंक से, वो ट्रांजैक्शन विद इन 1 or 2 minutes it is possible। तो that is possible with help of only technology, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेट बैंकिंग की बात करेंगे। नेट बैंकिंग, ठीक है ना। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग में हमने देखा हुआ है कि अगर आपके पास अकाउंट है, पहले जो होता था जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर के पास कोई परमिशन नहीं होती थी। अगर उसको अपने पता करना हो कि उसके अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिटेड हैं, तो वो जा करके जो बैंक का क्लर्क होता था उससे पूछता था कि हमारे इस अकाउंट में कितना अमाउंट जो है बैलेंस है, ठीक है। नाउ टाइम हैज चेंज, यू आर ओनर ऑफ योर ओन अकाउंट, ठीक है ना। आप अपने अकाउंट के अपने ओनर हैं और आप कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, किसी को कुछ भी करना है, ठीक है ना। आपको किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है या आपको किसी को पेमेंट करना है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय योर ओन यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है ना। but before introduction of net banking it was not possible। you can do transaction through ATMs, but you cannot manage your own account। but with help of net banking we can manage our own account, ठीक है ना। हम अपने अकाउंट को खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो दैट इज ओनली पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे हाथ में कंप्यूटर है एंड वी हैव द इंटरनेट एक्सेस, एंड इफ वी हैव 2 things, computer technology and data accessibility, then we can manage our own account and we are responsible for my all transaction, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज पहले पॉसिबल नहीं थी। दैट इज इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। ये आईसीटी के इंट्रोड्यूस होने के कारण हमारी जो लाइफ है वो इजियर हुई है। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स which illustrate how technology has impacted our daily day-to-day transactions, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे। पहले आप देखते थे कि जो प्रोडक्ट जहां पर मिलता था वही उसी मार्केट में लोकली अवेलेबल होता था, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट जहां का प्रोडक्ट होता था वो प्रोडक्ट वहीं पर मिलता था। लेकिन अब जो है विद द ईज ऑफ enhancement of the technology we can access to the other places as well, ठीक है ना। हम लोग अपने प्रोडक्ट को सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं, नेट के थ्रू ग्लोबल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं। तो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द इन्हांसमेंट ऑफ आईसीटी। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, आपने नाम सुना होगा ई कॉमर्स कंपनियों का। जैसे आपका हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया,
ठीक है ना। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारी कंपनियां ऑनलाइन प्रोडक्ट को नेट के थ्रू आप तक पहुंचाती हैं और मार्केटिंग करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना तो जो है कस्टमर है, ना तो सर्विस बीच में जो है कोई, बीच में जो मीडिएटर होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है आप सीधे जो है बायर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और जो कॉमर्स पहले जो है मार्केट में होता था, अब वो सीधा होम डिलीवरी घर तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ई कॉमर्स भी जो है आईसीटी के कारण पॉसिबल है। दीज आर सम एग्जाम्पल जो ये हमको बताता है कि किस तरीके से आईसीटी टेक्नोलॉजी के कारण हमारी जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ जो है वो बेहतर हुई है, ठीक है ना। विद इन 2 decades you can see major changes that is only due to टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जब तक नेट नहीं था तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ई वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। ई वेस्ट की बात करेंगे। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। ई वेस्ट की बात करेंगे और हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरीके से इस वेस्ट को मैनेज किया जाए। तो देखिए मतलब जो है वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आप जानते हैं पीसीबी लगा हुआ है, पीसीबी के ऊपर जो है जिंक, एल्यूमिनियम, मरकरी और जो है आपका कॉपर, सिल्वर, ठीक है ना। इस तरीके के मटेरियल्स जो है यूज होते हैं। तो इनका डिस्पोज ऑफ करना जो है एक चैलेंज है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो इनसे आप जानते हैं कि CFC कार्बन फ्लोराइड्स, ठीक है ना, CFC गैसेज जो है रेडिएट होती हैं, और इन गैसेज के रेडिएशन से जो हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो इनका मैनेजमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सोचिए कि अगर आप जो है हर 6 महीने बाद मोबाइल चेंज कर दे रहे हैं, तो पुराने मोबाइल का क्या हो रहा है, कुछ उसके पार्ट्स रीयूज हो रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं, और जो पार्ट रीयूज नहीं हो सकते हैं दे आर सिंपली डंप, ठीक है ना। और जो डंप होते हैं तो आप उनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से CFC गैसेज जो है रेडिएट होती हैं, रिलीज होती हैं, और जो है गलत असर डालती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉनिक, एक मोबाइल के या कंप्यूटर के पार्ट्स को देखिए, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। कॉपर मिलेगा, कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है ना। मरकरी का यूज होता है, आप जानते हैं मरकरी जो है बहुत हार्मफुल है, तो इसका डिस्पोज जो है अगर आपने ओपन एटमॉस्फेयर में कर दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो है वाटर में कंटामिनेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका जो वेस्ट है इसको मैनेज कैसे करेंगे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें इसके पार्ट्स हैं, these parts are either self harmful or they produce some harmful gases। जैसे हमने कहा CFC गैसेज है रेडिएट होती हैं, और ये जो गैसेज हैं ये हेल्थ को गड़बड़ करती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है एक इशू है कि किस तरीके से मोबाइल को हम लोग अगर ऐसे ओपनली हमने फेंक दिया तो क्या होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उससे CFC गैसेज रेडिएट होंगी, उससे CFC गैसेज रेडिएट होगी। तो अगर एक कंप्यूटर तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर सोचिए कि एक जो है एक कोई हमने टेक्नोलॉजी का ग्रेवयार्ड बना दिया है, उसमें ला करके सारे चीजों को डंप कर रहे हैं, देन इट क्रिएट अ ग्रेट कंसर्न, ठीक है ना। तो कॉपर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, और आपका गोल्ड हो गया, और आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम भी यूज होता है, प्लेटिनम होता है, स्टील आप जानते हैं यूज होता है, तो स्टील होता है निकेल का, और आपका जो है कुछ फेरस, जो आपका पीसीबी है, ठीक है ना, पीसीबी जिसपे हम लोग जो है सर्किट को डिजाइन करते हैं, इसमें
कुछ फेरस और नॉन फेरस कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसा हो। तो पहला क्या है कि इसमें जो पार्ट रीयूजेबल है, ठीक है ना, जो पार्ट रीयूजेबल है उसको हम लोग क्या कर ले, फिर रीयूज कर ले। जैसे आपका सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, तो ये चीजें जो है टाइम के साथ जो है इसमें कोई डिटोरिएशन नहीं होता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इन चीजों को हम लोग फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट है वो है डिसमेंटलिंग, ठीक है ना, डिसमेंटलिंग। ये ऐसा तो नहीं है कि हमने ले जा करके एक जो है गड्ढा खोदा और उसमें सारे मोबाइल को या सारे कंपोनेंट्स को ले जा करके एक साथ डंप कर दिया। इस तरीके से डंप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे आपने डंप किया तो जो मरकरी है ये जो है धीरे धीरे जो है पोर्स के थ्रू वाटर में जा करके कंटामिनेशन प्रोड्यूस करती है। और आप जानते हैं मरकरी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब क्या है कि जो ये पार्ट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से एक एक पार्ट को सेपरेट आउट कर लेना, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो आपकी डिजिटल सर्किट है, इस डिजिटल सर्किट्स में मरकरी को अलग कर लेना, कॉपर को अलग कर लेना, ठीक है, इनको जो है सेग्रेट कर लेना, इनको जो है सेपरेट करना। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग। तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप खराब हुआ तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसे कंपोनेंट को हमने ओपन किया तो कहीं पर प्लेटिनम का यूज है, कहीं पर कैडमियम का यूज है, कहीं पर कॉपर का यूज है, कहीं पर किसी कंपोनेंट का यूज है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग सेग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हो गया डिसमेंटल। दूसरा स्टेप हो गया सेग्रेशन ऑफ फेरस, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल, ठीक है ना। पहला डिसमेंटल हो गया, दूसरा हो गया सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ फेरस, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। तो इसको हमने सेपरेट किया। तीसरा स्टेप क्या है कि जो ये पार्ट्स है, ये सेपरेट करने के बाद इसमें से जैसे कॉपर है, इस कॉपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये जो रिसाइकिल जो कंपोनेंट्स हो सकता है उसको हम लोग रिसाइकिल करके क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो 100% वेस्ट हम लोग नहीं मानते हैं। उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रीयूज हो सकते हैं, और जो पार्ट रीयूज हो सकते हैं उसको हमने सेग्रेट किया, सेग्रेट करने के बाद रिसाइकिल किया, और रिसाइकिल करने के बाद रीयूज कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो चीजें बच रही हैं, ठीक है, जो चीजें बच रही हैं, जैसे जो चीज सेपरेट नहीं हो सकती तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डंप करेंगे, ठीक है ना। डिस्पोज, डिस्पोजल, जो चीज रीयूज नहीं हो सकती है उसको हम लोग डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल, ठीक है, डेंजरस मटेरियल। जो चीजें यूजफुल नहीं है एंड दे आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लैंड फिल बना करके, ठीक है ना, उसमें हम लोग उसको डंप करेंगे। जो चीजें हम लोग ने यूज में नहीं हो सकता है उसको, जैसे मरकरी है, मरकरी का रीयूज नहीं हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है जमीन में गड्ढा खोद करके उसके अंदर डंप कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मोबाइल ही जाकर के हमने गड्ढे में डाल दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले उसके एक एक कंपोनेंट्स को अलग करिए, एक एक पार्ट्स को अलग करिए, जो पार्ट्स रीयूज हो सकता है उसको रीयूज करते हैं, ठीक है, जो रीयूज नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर आपका जो है
ऑफर चलता रहता है कि पुराना जो आप चेंज करते हैं तो आपको जो है पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो वो पार्ट्स जो है रीयूज हो जाते हैं, दैट्स वाई कंपनी पे यू, ठीक है। अब हम लोग इसके जो है बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला तो रोजगार क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। पहला लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं तो इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने से जो है लोगों को जो है अपना जो है अर्न करेंगे लाइवहुड, ठीक है ना। तो पहला जो हो गया कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरेट होगा। दूसरा जो प्रीसियस मटेरियल है, ठीक है ना, जो वैल्यूएबल मटेरियल है उसका हम लोग रीयूज करते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यूएबल मटेरियल है, ठीक है, इसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं। पूरे का पूरा जो है अनयूज्ड फेंक नहीं देंगे, जो वैल्यूएबल मटेरियल है इसको हम लोग रीयूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम लोग करेंगे, पूरे का पूरा नहीं करते हैं, तो जो ये लैंडफिल स्पेस बना रहे हैं, लैंडफिल स्पेस जहां पर हमको डंप कर रहे हैं, वो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। लैंडफिल स्पेस, ठीक है, इज लिमिटेड, ठीक है ना। कि पूरे को हम डंप नहीं कर रहे हैं, उसको जो है बिग पार्ट सेपरेट करके फिर जो है जो यूज में नहीं आ सकता, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, जो पूरी तरीके से वेस्ट है, उसको हम सिर्फ लैंडफिल में उसको हम लोग डंप करेंगे। पूरे का पूरा जैसे लैपटॉप अगर खराब हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा लैपटॉप ही हमने जो है डंप कर दिया, ठीक है ना। उसमें कुछ चीजें जैसे आपका 100% डैमेज नहीं होती हैं, तो एक एक पार्ट को, जो पार्ट वर्किंग स्टेट में है, रीयूज हो सकता है। जैसे रैम है, अगर लैपटॉप खराब हुआ इसका मतलब नहीं कि 100% हर चीज कोलैप्स कर गई, ठीक है ना। एक एक पार्ट को हम लोग फिर से निकाल करके दूसरे सिस्टम में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग उसको जो है फिर से जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का जो है जो वेस्ट है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में उसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नया एकदम ये इतना हमारा जो रिलेटेड था ये ई वेस्ट मैनेजमेंट था। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे होगी? सबसे पहले आपने एक टर्म हम लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि फिशिंग होता है, ठीक है। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि किसी के सेंसिटिव डेटा को हम लोग किसी तरीके से उसको जो है चोरी कर ले, दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले फिशिंग में क्या होता है कि 1000 ऑफ ईमेल यूजर को एक जो है मेल जाती है, ठीक है, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं। अगर उन इंफॉर्मेशन को आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपकी डेटा ऑटोमेटिकली जो है जो स्टीलर है उसके पास पहुंच जाती है। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है ना। फिशिंग का मतलब होता है किसी को अपने पर्पज के लिए ट्रैप करना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है ना। तो फिशिंग में आपकी जो सेंसिटिव डेटा, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड में जो सिक्योरिटी फीचर है वो क्या क्या है। सिर्फ आपका जो है सिर्फ आपका कार्ड नंबर, ठीक है, कार्ड नंबर, और दूसरा आपका जो है सिक्योरिटी फीचर है सीवीवी नंबर, और तीसरा जो है वो है पिन नंबर, ठीक
ठीक है ना। और एक सिक्योरिटी फीचर अब और इंट्रोड्यूस हो गया है, वो है OTP, ठीक है ना, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। तो यही इतने जो है सिक्योरिटी फीचर्स आपके कार्ड में है। तो अगर ये किसी तरीके से फिशिंग करके आपके कार्ड के नंबर्स को, तो आप कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करने में आपको कार्ड नंबर डालना होता है, CVV नंबर डालना होता है, पिन डालना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर में ट्रैप हो सकती है, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और इतने ही अगर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो आपको लगता है कि योर ट्रांजैक्शन इज एब्सोल्युटली सिक्योर, और आपके अगर सिस्टम में अगर एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी नहीं हो सकती, बट दीज इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली ट्रैप्ड, इजिली इंटरसेप्टेड बाय द वेब ब्राउजर, ठीक है ना। आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जो गूगल है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन उसके वेब ब्राउजर पर कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो दीज इंफॉर्मेशन, ये जो फिशिंग में ये इंफॉर्मेशन जो है चोरी कर लेते हैं, उसके बाद किसी तरीके से ये अगर ये चीज मिल जाए, दिस इज मोस्ट सिक्योर्ड सिस्टम, ठीक है ना, OTP, एंड दिस OTP इज सेंड बाय योर बैंक एंड इट इज वैलिड फॉर ओनली 10 मिनट्स, ठीक है ना। ये जो OTP है, वन टाइम पासवर्ड है, ये जो है सबसे बेहतर सिक्योरिटी फीचर है, बिकॉज इट इज अ 6 डिजिट नंबर एंड दिस नंबर इज ओनली वैलिड फॉर 10 minutes. If it is correct, then your transaction will take place, otherwise your transaction will not take place. And for every transaction this OTP number is different, right? And this is provided by your बैंक, ठीक है ना। तो ये जो OTP है, this makes our system more secure, ठीक है ना। तो जो OTP अगर है तो OTP सबसे सिक्योर सिस्टम है, बाकी इसमें ये जो पिन का सिक्योरिटी सिस्टम है, दिस इज नॉट सिक्योर सिस्टम। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक आ गया कि हमको जो है इंफॉर्मेशन जो है चिप कार्ड चाहिए, ठीक है ना, चिप कार्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में RBI ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन सिंपल कार्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, तो चिप, इसकी क्लोनिंग पॉसिबल है, ठीक है ना, इसकी क्लोनिंग पॉसिबल है, तो दिस इज नॉट अ सिक्योर सिस्टम, सो वी विल इंट्रोड्यूस EVM बेस्ड चिप कार्ड, ठीक है ना। कि पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द कार्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक चिप, जस्ट लाइक सिम कार्ड, ठीक है ना। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है चिप कार्ड में स्टोर है, सो दैट क्लोनिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट को हम लोग रोक सकते हैं। कितना रिस्क है, इस चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने रिस्क पर हम लोग हैं। दूसरा होता है चेंज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, चेंज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखिए पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट में इतनी सारी चीजें। तो सबसे सिक्योर सिस्टम क्या है, OTP बेस्ड ट्रांजैक्शन इज मोर सिक्योर सिस्टम, बिकॉज दिस OTP इज कमिंग ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है ना। अगर सारी की सारी सिस्टम अगर आपकी इंटरसेप्ट हो गई, स्टिल यू हैव अ वन मोर सिक्योरिटी लेवल व्हिच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आपके पास अपना आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, बहुत सारे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ईमेल अकाउंट है, ठीक है, ईमेल अकाउंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ईमेल आपका हो गया। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये सिर्फ किससे प्रोटेक्टेड है, यूजर आईडी से और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। एंड इफ एनीबडी नो मोर अबाउट अस, ठीक है, अगर हमारे बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, तो ये पासवर्ड को इजी टू गेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो पासवर्ड है, पासवर्ड जनरेशन जो है कभी भी सिंपल नहीं होना चाहिए एंड नॉट इजी टू गेस। नॉट इजी टू गेस क्यों बोल रहे हैं, नॉट इजी टू गेस, इजी टू गेस इसलिए हम लोग नॉन इजी टू गेस बोल रहे हैं,
क्योंकि जो पासवर्ड होता है लोग मैक्सिमम जो है अपना नाम रखते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, मोबाइल नंबर रखते हैं, कुछ जानने पहचाने लोगों का नाम रखते हैं, एंड इफ एनी पर्सन नो योर क्लोज फ्रेंड देन प्रोबेबली ही में ब्रेक योर सिक्योरिटी, राइट। तो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड क्या होना चाहिए, लॉन्ग इनफ होना चाहिए, पहला लंबा होना चाहिए, और दूसरा जो है पासवर्ड में केवल करेक्टर्स नहीं, नॉट ओनली करेक्टर, पासवर्ड कंटेन्स मस्ट कंटेन लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे डॉलर, पाउंड, हैश, ये सब सिंबल्स भी आने चाहिए, और जितने ये सिंबल्स सिंबॉलिक होंगे उतना ही आपका सिस्टम सिक्योर होगा। दैट इज नॉट इजी टू गेस, नॉट इजी टू पॉसिबल फॉर फिशर टू ब्रेक योर सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम को, जो पासवर्ड है, पासवर्ड को लंबा बनाइए और उसमें लोअर केस भी हो, अपर केस भी हो, डिजिट्स भी हो, एंड सम स्पेशल सिंबल्स आर आल्सो पॉसिबल। एंड जितना लंबा पासवर्ड होगा उतना ही सिस्टम को, अगर आप किसी के सामने भी पासवर्ड को डाल रहे हैं तो उसको याद करना पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो क्या होता है कि कीबोर्ड के मूवमेंट से, कीबोर्ड के प्रेस करने से पासवर्ड आपका जो है प्रिडिक्टेबल होता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे बैंक का फ्रॉड, ठीक है ना, बैंक आर फाइनेंस फ्रॉड। आपके अकाउंट से आपके कुछ ये इंफॉर्मेशन आपके पास, अगर कहीं पर आपने जो है परचेजिंग किया हुआ है, तो परचेजिंग करने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जितने ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिस जिस कार्ड से किए गए हैं, उसके क्लोन्स बन जाते हैं, ठीक है, उसके क्लोन्स बन जाते हैं, और उसका एक डुप्लीकेट जो है कार्ड क्रिएट करके जो है बैंक और फाइनेंस ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। फाइनेंस फेक ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस होती है, ठीक है ना। तो बैंक अपने लेवल पर, जैसे आपने देखा ईवीएम चिप इनेबल्ड जो है कार्ड अभी जो है 2-4 महीना पहले सबका इंट्रोड्यूस हुआ, बैंक ने सबको बना के दिया है। तो अपने लेवल पर सिक्योरिटी लेवल को हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकेंगे कैसे। तो एक होता है सबसे बेस्ट तो ओटीपी होता है, इससे भी हायर सिक्योर लेवल जो है वो है बायोमेट्रिक का, ठीक है। उससे भी हायर सिक्योर लेवल है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब जो बायोलॉजिकल फीचर है, बॉडी के जो बायोलॉजिकल फीचर हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स कैन बी यूज्ड एज योर आइडेंटिटी, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड बायोमेट्रिक फीचर्स, बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी। जैसे आपका आइरिस पैटर्न है, और दूसरा आपका थंब इम्प्रेशन है, आपका हार्ट बीट पैटर्न है, ठीक है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन यू कैरी विथ योर विथ दैट कैन नॉट बी रीजनरेट, ठीक है ना। जो बायोमेट्रिक फीचर्स हैं बॉडी के, वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं, और उसको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स होंगे वो सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को जो है, किस तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, एंड हाउ कैन वी मेक आवर सिस्टम मोर सिक्योर, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, कंप्यूटर एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर एजुकेशन की बात करेंगे और कुछ स्टिग्माज की बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन एंड सम स्टिग्मा। देखिए ऐसा जनरल परसेप्शन मानते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, जो गलत, पूरी तरीके से गलत है, कि बॉयज आर साउंड एंड सेंसिटिव in technology, science and technology, and girls are sensitive in art and culture, ठीक है ना। this is absolutely a stigma, this is not a true fact, ठीक है ना। ये ट्रू फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक assumption है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर्स को पढ़ने के लिए जो
बच्चों की काउंट है, बॉयज की काउंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स. दिस इज नॉट ट्रू. Boys and girls are equally sound in science and technology, so girls can be promoted, should be promoted for the computer sciences. ठीक है, without computer literacy you cannot do anything. ठीक है ना. तो जिस तरीके से पढ़ाई जरूरी है उसी तरीके से कंप्यूटर लिटरेट होना भी जरूरी है. और ये जो स्टिग्मा है, एक जो है स्टीरियोटाइप जो बना दिया गया है कि boys should go in the science and technology and girls are more creative, more good in the arts, so they should go in the literature. ये जो एक वर्चुअल फैक्ट है ये जो है करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. इसको ब्रेक करने की जरूरत है. एंड गर्ल्स शुड बी प्रमोटेड फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है ना. और इस तरीके से हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है ना. जो गलत एक अवधारणा है उसको हम लोग ब्रेक करना चाहिए और हम लोग प्रॉपर जो है बॉयज की गर्ल्स की ट्रेनिंग करनी है. सबको जो है टेक्नोलॉजी में साउंड होना चाहिए. ठीक है ना. तो इसी के साथ हमारा जो है जो अंतिम चैप्टर सोशल इथिक्स का चैप्टर था, मोरल्स एंड इथिक्स का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया. अब हम लोग लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन की बात करेंगे. ठीक है. डेटा विजुअलाइजेशन की बात करेंगे. ठीक है. दिस इज माय लास्ट टॉपिक एंड प्रोबेबली इट विल टेक 5 लेक्चर्स. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट वीक, इन द coming 5-6 days we will finish with this Python course. ठीक है ना. डेटा विजुअलाइजेशन. अभी तक हमारे जो आउटपुट आए हैं वो नंबर्स आए हैं, कोई स्ट्रिंग आए हैं. अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे. जैसे आपने साइन कर्व देखा है, दिस इज साइन कर्व. ठीक है. तो अगर हम लोग साइन कर्व प्लॉट करते हैं स्क्रीन पर तो इट शुड डिस्प्ले लाइक दिस. ठीक है ना. आउटपुट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी ग्राफिकल. टेक्स्ट आउटपुट या नंबर आउटपुट ना हो करके अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट है कि जो ग्राफिकल आउटपुट है. दिस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है. तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन. जैसे हमको पाई चार्ट बनाना है, इस तरीके से पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिक्स की बात करेंगे. दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन एंड दिस इज लास्ट टॉपिक. ठीक है. अब हम लोग एक बार सबसे बात कर लेते हैं. सृष्टि साहू. यस सर. समझ में आया? यस सर. विधि. यस सर. अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट टॉपिक की, डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है. ग्राफ को प्लॉट करना जो है सीखेंगे प्रोग्रामिंग में. ठीक है. तो कल से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी जो है हम लोग इसको फिनिश कर देंगे. ठीक है. बस थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सर एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दीजिएगा प्लीज. अरे स्टार्टिंग से सारे जो है सारा जो है डाल दिए हैं नेट पर. बाकी हम तो पढ़ाते रहेंगे लेकिन जो है सारा जो है ऑफलाइन भी प्रेजेंट है. ठीक है. बाकी हम तो पढ़ाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, लेकिन जो है सुविधा के लिए हमने जो है ऑफलाइन भी सारी चीजें डाली हुई है. ठीक है. हमने जो चैनल बनाया है उस पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं. ठीक है विधि श्रीवास्तव. यस सर. हाँ सारी चीजें नेट पे पड़ी हुई हैं. अब हम लोग कल से जो है डेटा विजुअलाइजेशन की बात करेंगे.